कभी करती हैं मुलाकातें, कभी करती हैं मुलाकातें, कभी यादों में बरसातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। मन की गहरी झील में कूद जाती हैं कभी, सोच के दरिया के संग संग बहती जाती हैं कभी। चाहे शाम हो या हो रातें, किताबें करती हैं बातें। नमस्कार, किताबनामा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बात कुछ साल पुरानी है। बात चेन्नई की है। एक नौसेना अधिकारी के घर में एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है। इस बच्ची को विरासत में तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उस सोने की तश्तरी के बावजूद इस लड़की के मन में एक तड़प है, और तड़प है सामाजिक चेतना का हिस्सा बनने की। और इसी तड़प के बीच ये लड़की उस दौर में विद्रोह कर बैठती है, एक ऐसा विद्रोह जो शायद ज़माना सोच भी नहीं सकता। इस लड़की के पास सरस्वती का आशीर्वाद है, मन में संवेदनाएं हैं, स्त्री शक्ति का भाव है, और साथ ही में है समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। और इसी दौर में विद्रोह करते हुए वे जुड़ जाती हैं मजदूर आंदोलन के साथ, और उसके बाद अपने लेखन के ज़रिए, अपने विचारों के ज़रिए एक ऐसे लेखन की भूमि खड़ा करती हैं कि 20वीं सदी की तमाम महिला लेखिकाओं के बीच वे एक बहुत बड़े स्थापित नाम के तौर पर जानी जाने लगती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चित्रा मुदगल जी की। चित्रा जी आज हमारे बीच हैं स्टूडियो में। मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ। चित्रा जी, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी आपके सबसे चर्चित उपन्यास आवा के बारे में। देखो वर्तिका, कभी हिम्मत नहीं की थी मैंने कि मैं आवा लिख सकूं। नियोगी हत्याकांड हुआ और उसके बाद कुछ ऐसे सवालात समाज में उठने लगे, और ये भी नज़र आने लगा कि कौन सी ऐसी शक्तियां हैं समाज में जो नहीं चाहती कि आम आदमी की आवाज़ मुखर हो, आम आदमी अपनी बुनियादी ज़रूरतों को लेकर सामने आए। उसे उतना ही दिया जाना चाहिए जितना उसका पेट भर जाए, और वो दिन और रात गुजर जाए। उसके बाद अगली सुबह वो फिर उनके लिए काम करने के लिए भागे, वो भगा सकें उसे, और उसकी ज़रूरत को बनाए रखना ही उनका कौशल था। ये पूंजी के विस्फोट का ज़माना और उसके बीच मजदूर। मुझे ये लगा कि आखिर नियोगी की हत्या हुई कैसे, वो कौन लोग थे जो उनकी दिनचर्या को जानते थे, वो कौन लोग थे जो ये बता सके कि रात में घर लौटकर वो कहाँ सोते हैं, किस खिड़की के पास उनकी खटिया है, और किस एंगल से उनको खत्म किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं जो संगठन है उसी के बीच में, उसी के अंतर विरोधों की उपज अपने अपनों के दुश्मन बनते हैं। और ये लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग इतने वर्षों से जो संघर्ष कर रहे थे वो उसको विफल करने की भी एक अंदरूनी साजिश है, जिसके प्रति हमें सावधान होने की जरूरत है। आपको इस किताब के लिए व्यास सम्मान मिला 2003 में, और आप पहली महिला लेखिका हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। नहीं चाहेगा तो मिलेगा कैसे? तो आवा को लोगों ने हाथों हाथ लिया, लेकिन आप जब लिख रही होंगी एक औरत का मजदूर आंदोलन को लेकर इस तरह से इतने क्रांतिकारी तरीके से या इतनी संवेदना के साथ लिखना बहुत नई बात थी। तो आपकी लेखक के तौर पर वो यात्रा कैसी रही, किन चुनौतियों से गुजरी आप? बड़ी कठिन थी वर्तिका। तुम खुद लेखक हो, कवित्री हो, और जानती हो कि समाज कैसा है, और मेरे तई तो और भी बहुत सी दिक्कतें थी। कहीं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे बड़े खानदान से निकल करके आना, और पहले से ही विद्रोही होना, पहले से ही उन सवालातों से लड़ना कि मुख्य द्वार से मैं लड़की होकर क्यों नहीं जा सकती हूँ, मैं पिछवाड़े के द्वार से क्यों जाऊँ, मैं चादर ओढ़ कर क्यों निकलूँ, मेरी माँ चादर ओढ़ के क्यों निकलेगी, लंबा घूंघट काट के 4 हाथ का। तो ये सब चीज़ें थी, मेरे मन में उत्सुकता पैदा करती थी। जब मैंने ये निश्चय किया तो एक ये भी प्रश्न था मजदूर आंदोलन के साथ साथ कि औरत जो मजदूरों के लिए लड़ने वाले लोग हैं और जो श्रमिकाएं हैं,
उनमें और उनमें अंतर क्या है, बिल्कुल। दृष्टि में अंतर क्या है। बहुत पुरानी बात है, मजदूर आंदोलन जब शुरू हुआ, खैर उसमें नहीं जाती हूँ, सब जानते हैं उसको, लेकिन औरत को किस तरह लिया जाता है, अरे आप चुप रहिए जरा सा, है ना। और अगर वो मुंह खोलती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ये संगठन के अंदर की जो अंतर विरोध हैं, बिल्कुल, इन सब ने भी मेरे लेखक थी, और खुद घर से भी मेरी चुनौतियां थी। मेरे पति बहुत बड़े संपादक कवि रहे हैं, अवध नारायण मुद्गल सारिका, उन्होंने भी कहा देखो तुम हमेशा ऐसे गलत काम करती हो और इसका परिणाम जो होते हैं वो सिर्फ तुम्हें ही भोगने नहीं पड़ते, पूरे परिवार को भोगने पड़ते हैं। तो और खुद मेरा सृजनकार, क्या उन चीज़ों को मैं कह सकूंगी जो मुझसे संबंधित हैं, क्या उन चीज़ों के बारे में मैं बेबाक टिप्पणी दे सकूंगी जिन लोगों को मैं इतनी करीब से जानती हूँ, वो नहीं समझेंगे कि उनको बिट्रे किया गया है ना। कमियां सब जगह होती हैं। तो ऐसी चुनौतियां मेरे सृजनकार के भीतर अपने आप उठती रही, और शायद ये सेल्फ सेंसरशिप होती है जिससे मैंने खुद मुखातिब होकर बराबर संवाद किया कि आप ये बताइए कि जिन चीज़ों को आगे आना चाहिए उनके लिए मैं क्यों हिचकूं। आज इस दौर में जब महिला अपराध को लेकर संवेदनाओं की बहुत बातें होती हैं, आपको क्या लगता है कि क्या महिला लेखन वाकई पहले से ज़्यादा पैना हुआ है? और जिस चित्रा मुद्गल को हम पढ़ते रहे हैं बचपन से लेकर आज तक, आज आप में एक महिला लेखिका के तौर पर किन बदलावों को आपने अपने अंदर महसूस किया है? मैंने बराबर महसूस किया है। ये अलग चीज़ है कि प्रादेशिक स्तर पर इतने क्षेत्र हैं, भौगोलिक स्तर पर इतनी जटिलताएं हैं। आपको जो पहाड़ की औरत है वो औरत मैदान, वो जटिलताएं उसे मैदान की औरत को नहीं झेलनी पड़ती हैं। पानी इतनी दूर से लाना, जो रेतीली जगह पर रहती है महिला, उसकी अपनी परेशानियां हैं, अपना शोषण है, अपना दलन है, अपना, जब मैं कहती हूँ तो औरत कितने कितने स्तर और मनोभावों से चली जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं निरंतर महसूस करती रही हूँ। एक मेरा वक्त था, तब ऐसा हुआ, मुझे याद है अमर उजाला अखबार ने लिखा था 1960 लव स्टोरी ऑफ 1965 मेरे और मुद्गल जी को लेकर, क्योंकि एक जो बहुत अलग बात थी, पुरुष कभी भी औरत के साथ उन जगहों पे नहीं रहना चाहता जो उसके कार्य क्षेत्र हों। जैसे मैं झोपड़पट्टियों में काम करती थी, तो मुद्गल जी जैसा जो टाइम्स ऑफ इंडिया का उप संपादक रहा, उनके सारे दोस्त वन रूम फ्लैट लेके उस जमाने में भी गोरेगांव, बांद्रा, इन जगहों पे रह रहे थे। जब मैंने ये कहा कि आपको झोपड़पट्टी में रहना होगा, एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में, तो आप रह सकेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ज़रूर रह सकूँगा। तो मैंने ये देखा कि निम्न वर्ग की औरत ही नहीं चैतन्य हो रही है। मैंने उस समय 65 की बात है, जब मेरे ठाकुर खानदान में लगा कि हम तो जहाँ दिखाई देंगे गोली मार देंगे, है ना। मुझे डर केवल मुद्गल जी का लगता था कि वो उस तरह से, तो परिवर्तन तो शुरू हो चुका था। आज अगर मैं इसको आकलन करूं तो मैं वही लड़की हूं उस खानदान की, उस गांव की, जहां मेरे ही घर से लड़कियां डॉक्टर बनी पहली बार, मेरे ही घर से इंजीनियर बनी पहली बार, और अमेरिका अकेले गई पढ़ने के लिए, और अपनी 2 लड़कियों ने अपनी मनपसंद शादी की, बाकायदा लड़ाई लड़के। तो एक उत्तर प्रदेश के एक घर से आप देखिए जो बहुत बैकवर्ड माने जाते हैं, तो किस तरह से परिवर्तन आता है। मैंने औरतों को देखा, मैंने ये देखा कि मध्यम वर्ग में भी औरतें अपनी बेटी के शोषण के लिए जागरूक हैं। उन्हें मालूम है उनकी नौकरी चली जाएगी, उन्हें मालूम है कोर्ट में उन्हें घसीटा जाएगा, उन्हें मालूम है ऐसे गलत सवाल किए जाएंगे उसकी चेतना को लेकर नहीं, उसकी धड़ को लेकर के, और इतना बुरा होगा शायद माँ और बाप दोनों एक समय से पहले आकस्मिक मृत्यु अपने भाव में कहीं झेलेंगे। लेकिन मैंने लड़कियों को देखा है, वो वक्ता छिपाया जाता था, दबाया जाता था, चुप रहो, शादी नहीं होगी, पता चल जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। कहने का अर्थ है कि कहीं वो जो रूढ़िगत चीजें थी कि तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हें अनुकूलित किया जाता था, माँ अनुकूलित करती थी और पिता उस अनुकूलन को देख के खुश होता था कि पुरुष सत्ता ऐसे ही बरकरार चलेगी। अब वक्त बदला है, बहुत बदला। शायद 50 साल बाद मैं देख रही हूँ जो मुझे लेकर के था कि नहीं तुम्हें जीप छोड़ेगी कॉलेज में और तुम्हें वापस लेने जाएगी, तुम कहीं नहीं उतरोगी, ड्राइवर रिपोर्ट करेगा। मैं कहा ये क्या बात हो। आपकी आमा 8 भाषाओं में
जी हाँ, हुई। मराठी, पंजाबी, बंगला और फिर जर्मन भाषा और में भी। जर्मन में भी अभी हाथ में नहीं आई है, लेकिन कंप्लीट हो गई है, मैंने सुना और है। इसके बाद गिली गुड्डू, जी। जिसमें आपने एक अलग चिंतन को लेकर काम किया। एक बुजुर्ग घर की दो अपनी जो जुड़वा पोतियां हैं उनके साथ उनका संवाद, और आपको लगा कि जो बुजुर्गों की चिंताएं हैं जिसको बहुत लोग महसूस करते हुए भी नहीं महसूस करते, गिली गुड्डू की यात्रा, क्या विचार था उस समय? देखो ये मेरे मन में बराबर उठ रही हैं बातें। व्यवस्था का जो पहले स्वरूप था अब बदल रहा है। 1997 से उदारीकरण का दौर आया। अब आप देखिए कि उदारीकरण के दौर में अगर जर्मन की बहुत बड़ी अलग अलग तरह की कारें बेचने वाली जो फैक्ट्री है, वो अगर अपना खाता भारत में खोलती है तो 4 कारें बेच करके वो अपना खाता बंद तो नहीं कर देगी। इसका अटैक कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से आपके कौटुंबिक जीवन पर है। यानी वो ये कहते हैं कि आप कमाते हैं, आप भोगिए, आप उसका मजा लूटिए, हम दो हमारे दो, अब हम दो भी नहीं हमारे एक। आपकी जिम्मेदारी है अपने बुजुर्गों को पालना, आपकी जिम्मेदारी नहीं, स्टेट की जिम्मेदारी। स्टेट भारत जैसे विशाल देश में स्टेट कुछ नहीं कर पा रहा है। जो पेंशन भी मैं जानती हूँ, जो पेंशन भी थोड़ी बड़ी 3 महीने की मिलती है, उसमें भी 6 महीने तक भटकना पड़ता है तब इकट्ठी मिलती है। तो ये गिली गुड्डू लिखना, गिली गुड्डू का अर्थ है किली कड़ू, मलयालम में एक शब्द है चिड़िया, चिड़ियों की चहचहाहट। तो ये गिली गुड्डू का पंजाबीकरण है। अच्छा। तो ये जो गिली गुड्डू है ये वृद्धों की समस्या नहीं है, ये वृद्धों के बहाने पूरे समाज में उपज रहे नए उस संक्रमण की समस्या है, जो आगे जाकर के आज बच्चों के मन में ये तो भरा जा रहा है कि बूढ़ों को क्या देखोगे, रोजगार के लिए दोनों की जरूरत है सुबह से शाम तक, इनको कौन देखेगा, इन्हें बूढ़ों को वहां छोड़ाओ जा करके। लेकिन आगे चलकर क्या होगा, उनका 1 और 2 बच्चा उनको शायद 60 साल पूरा करते ही जाकर छोड़ आएगा, जिनको इन्होंने 70 साल में माँ बाप को छोड़ा है। ये क्या हो रहा है? हमें अच्छा लेना है, हमें वो नहीं लेना है जो हमारे कौटुंबिक जीवन को ध्वस्त करे, जो हमारी ताकत है, सुख दुख मरने जीने। तो गिली गुड्डू लिखने के पीछे मुझे उन संकेतों का कि आज बच्चा घर में है, इंटरनेट पर खेल रहा है, सीडी, अगर आप विदेश जा रहे हैं क्या लाए तो वो सीडी ला दीजिएगा जो बच्चों के खेल का है। बंदूक लेके तो ठाक ठाक चिड़ियों को मार रहा है। कितनी चिड़ियां मार डाली। पर्यावरण के लिए चिड़ियां मारना बहुत अपराध है, लेकिन आप गेम्स में बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं कि आपको निशाना साधना है तो चिड़िया मारिए। बिल्कुल बिल्कुल। या आप देखिए कितना अंतर विरोध है। एक तरफ आप ये सिखाते हैं और माँ बाप जो 9 घंटे ड्यूटी बजा रहे हैं, बच्चा घर में आकर देख रहा है, वो कैसे बच्चे को जो संस्कार देते हैं वो तो वो प्रभावी हैं, जो उनको नहीं करने को मिलता है वो जो देखने को मिलता है वो प्रभावी। और फिर बच्चे को आप एक जगह बांध देते हैं, उसे अपने दादा दादी से अलग कर। आपकी ऊर्जा, आपकी सक्रियता, आपकी लगातार जो जीवंतता है और बेहद सकारात्मकता, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा जितना प्रेरित करती है उतना ही अपनी तरफ खींचती भी है, जोड़ती भी है और सिखाती भी है। इतनी सारी किताबों पर आपने काम किया, एक साथ काम किया, ये ऊर्जा आप में कहाँ से आती है? स्रोत क्या है? नहीं वर्तिका, तुम खुद जानती हो एक साथ काम नहीं होता है। पिछले 2011 में मेरी किताब तहखानों में बंद अक्स आई और पार्टी आई बोधि प्रकाशन से, जिसमें मेरे सृजनात्मक द्वंद, जो प्रश्न तुमने किया था कि लिखते हुए कैसे लिखते हैं उसको, है ना, कितनी बार ऐसा होता है जब आप किसी ऐसे अपने के चरित्र के मनोवैज्ञानिक पक्ष को उजागर करते हैं तो कहीं आप कितने संकोच से गुजरते हैं। तो 2011 के बाद 2012 में मेरी कोई किताब नहीं थी, क्योंकि इतनी व्यस्तता रही है। और मैं मानती हूँ कि अगर मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना पड़ेगा और अपने नाती पोतों के प्रति भी। और अब जाकर के करीब 6-7 महीने के अंदर मैं जो जगह जगह लिखती रही हूँ, लेख लिखती रही हूँ जो मुझे बहुत ज़रूरी लगते रहे, अनिवार्यतः कुछ वो उसमें संकलित है। इसी तरह से आंगन की चिड़िया, लड़कियों को लेकर के बाबुल हम तोरे अंगना की चिड़िया, अब वो चिड़िया कल जिनेवा में होगी तो परसों वो अमेरिका में होगी, नरसों वो जर्मनी में होगी। अब वो चिड़िया अपने
परों पर स्वतंत्र है। ये लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक कहानी है। माँ बाप बचपन से ही उसके जोड़ना शुरू कर देते हैं और अचानक देखते हैं कि बेटी ने गुड़गांव में इंजीनियरिंग पढ़ाई, किसी के साथ रहना शुरू कर दिया और वो अपनी रजाइयाँ जो भरवाई थी और जो बर्तन इकट्ठे किए थे कि ये मेहमानों के लिए हैं, ये तुम्हारे लिए, उसने कहा ये लोहे की कढ़ाई कौन इस्तेमाल करेगा, ये तो इसमें कीड़े होते हैं ये इस रजाई में, रुई की रजाई में। तो माँ एकदम धक से हो जाती है। लेकिन कहानी जो है माँ को ये बताती कि बदले हुए समय के साथ आपका सपना है कि वो बच्ची समाज में आत्मनिर्भर बने, उसकी आवाज बने, उसके साथ उसका पति कोई ज्यादती न कर सके तो वो आत्मनिर्भर है, वो उसे झेलेगी और ताकत अपने कार्य क्षेत्र से अर्जित करेगी, अपने भीतर को जगाएगी। तो आप दुखी क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप जो नहीं कर सकी वो बेटी आज कर रही है। बहुत दिनों से सुन रही हूँ आपके एक उपन्यास के बारे में, एक काली एक सफ़ेद, हाँ। कैरम बोर्ड जैसा उसका जो नाम है, और बहुत उत्सुकता से लोग उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो वो किताब अब किस मुकाम पर है? हाँ, वो पिछले 5 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ। मुझे लगा कि जो बदला हुआ समय है उसको मैं बहुत अच्छे से उसमें विन्यस्त नहीं कर सकी। उसका जो सर्जनात्मक पक्ष, मुझे सूचना नहीं होनी चाहिए, सर्जना के रूप में आनी चाहिए, पात्रों के रूप में आनी चाहिए। तो मुझे कई चैप्टर में ऐसा लगा कि मुझे संशोधन की ज़रूरत है। मैंने किया, मुझे लगा भाषा वो नहीं है, ये भाषा उन्हीं लोगों की होनी चाहिए। नरेटर की जगह है, यानी मैं, लेकिन जो पात्र है वो अपने भाव और भाषा के साथ होना चाहिए। तो थोड़ा कई दफे वो रोका। बड़ा उपन्यास है, आमा की तरह थोड़ा बड़ा है। मुझे लगता है शायद वर्तिका मैं फिर उसे नहीं लिख सकूंगी, तो अभी मेरे हाथ में है, तब तक मैं ये मोह छोड़ दूं जब तक मैं खुद संतुष्ट न हो लूं। और मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत मजदूर ही लेखिका हूँ वास्तव में। एक एक चीज को 5-5 बार लिखना, उसकी भाषा को लेकर सब, ये तो साधना आप ही कर सकती हैं। लेकिन एक अंतिम सवाल मेरे मन में जो अटक रहा है और दर्शक भी जानना चाहेंगे, 42 किताबें और अभी कई किताबें आपकी पाइपलाइन में हैं, सपनों में हैं। इन तमाम किताबों में सबसे ज़्यादा दिल के करीब कौन सी किताब है? मैं जानती हूँ लेखक के लिए उसका हर शब्द बड़ा करीब होता है, लेकिन उन सारे करीबियत के बीच भी सबसे करीब कौन? कह नहीं सकती हूँ कि, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मैं जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था कि जब भी मैं निम्न वर्ग के साथ होती हूँ तो एक अलग किस्म, जैसे तहखानों में बंद अक्स, ये कथात्मक रिपोर्टाज की पुस्तक है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की पुस्तक हिंदी में लिखी गई है। राजनीति के मंचों पर, राजनीति के माध्यमों में, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यमों में मैं ये हमेशा देखती आ रही हूँ पिछले 50 वर्षों से, सिर्फ 50 लोग हैं पूरे देश में जो हर चीज़ पर अपना मत देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे मित्र भी हैं वो लोग। जब मैं माधुरी के लिए लिखा करती थी तो मुझे ये लगता है कि आम जन कहाँ है, आम जन की भागीदारी का। अगर मैं किसी झोपड़पट्टी की औरत को ये पूछूं कि प्रेम के बारे में तुम्हारा क्या मत है, तो वो कहती है मैंने तो जब देवानंद की पतिता फिल्म देखी तो वो जो उषा किरण और वो गा रहे थे, तो मैंने जब अपने नौरे को, अपने पति को देखा पहली बार, तो मुझे वही गाना ख्याल आया है ना। इसी तरह से राजेश खन्ना, प्रेम की अभिव्यक्ति राजेश खन्ना से सीखी, कैसे होना चाहिए उसकी अभिव्यक्ति। तो आप ये देखिए कि जब वो प्रेम जानते ही नहीं थे, 70 साल की एक महिला, प्रेम होता क्या है, प्रेम पति है, प्रेम त्याग है, प्रेम संभोग है जो पति के साथ ही होना है, प्रेम बच्चे हैं, वात्सल्य है, प्रेम के इतने आयाम जीती हुई वो नहीं जानती थी कि उसके मन में, अपने मन में वो कहाँ है, कितनी जगह है उसकी अपनी भावनाओं की है। तो ये मेरे मन में ये आता है कि जब भी मैं उन लोगों के बारे में, उनको मैं उनके मन को लाना चाहती हूँ, उनकी मनोविज्ञान को लाना चाहती हूँ, उनके संघर्ष को, तो मुझे बहुत प्रिय होता है। और मेरी कहानियां भी, चाहे मामला आगे बढ़ेगा हो और या जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हों, इस तरह की कहानियां, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा जो सोच है, शायद मैं थोड़ा सा न्याय, शायद पूरा तो नहीं कर सकी, लेकिन कुछ अंश मैं निकाल कर लाई हूँ। लोगों को पता तो चले कि ये भी मन है, ये भी तन है। चित्रा जी, आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ शायद यही कह पाऊंगी कि चित्रा जी हमारे ज़माने की बहुत बड़ी खुशनसीबी हैं।
और हमारे लिए ये बात अत्यंत गौरव की है कि हम चित्रा जी की कलम के बहाने उस बदलते हुए समय को करीबियत के साथ देख पा रहे हैं, जिसे शायद आज से कई साल पहले इस गंभीरता से देखना संभव ना हो पाता। चित्रा जी ने जो लिखा वो आने वाले समय के लिए भी एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। स्त्री लेखन, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, उसके अलावा मजदूर आंदोलन, एक औरत के तौर पर हाथ में कलम, मन में शक्ति और इतनी संवेदनाओं के साथ आगे बढ़ते हुए सतत लेखन किसी साधना से कम नहीं। और इसी साधना का नाम है चित्रा मुदगल। चित्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत सी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय बहुत सी और आमा को लेकर आएगा, बहुत सी और गिली गुडू को लेकर आएगा और हमारा समय लगातार आपसे सीखता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग ही मेरी ताकत हो, हम तो तुम लोगों से सीखेंगे कि आपकी- अपने समय के साथ कैसे हुआ जाता। आपकी ऊर्जा हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। I'm in conversation with Arshia Satar, who's come out with her new book. Hello, Arshia. Welcome. Please tell us about your new book. Well, can I show it? Yes, of course. This is my new book. I work primarily in Ramayana, but Right. of course I work also with Sanskrit literatures, and I'm very interested in the story traditions of the subcontinent rather than in poetry or in philosophy. So the new book is a collection of stories about money. About money. Yes, in Okay. classical India, and it's in Gurcharan Das's series, The Story of Indian Business. It's interesting because when he said, "Oh, I want you to do a book in the series," I was like, "But I don't know anything about money," and he said, "Why don't you put together a collection of stories from Sanskrit texts which talk about money?" So I thought that was a good enough brief and wide enough. So it has, for example, it has the gambling sequence from the Mahabharata. Game of Dice. The Game of Dice. It also has a very beautiful poem or a hymn from the Rig Veda where a gambler prays to the dice and says, "Please, please be on my side." Wow. So I wanted really to talk, to indicate attitudes to money and ideas about money rather than stories simply about money, buying and selling. Right. Yeah. So it becomes more about economics, right? And how that is a part of our structure. Not even economics quite so much as how do we treat money? What do we think of it? Sometimes it's a value. We want it. And, you know, I think much to our surprise, we realize that ancient Indian culture is very into money and into material prosperity and into pleasure and all the things that money can buy, which is something we don't normally think of. We think, oh, we're so spiritual, you know. Right. We're not. Okay. Yeah. Wonderful. Would you like to read something from the book? Sure. The book is called The Mouse Merchant. So I'm going to read the story called The Mouse Merchant, which gives the book its title. It's from the Kathasaritsagra, which of course is a 12th century Sanskrit text from Kashmir. It's very much a merchant text. It's about Vaishyas and all the wonderful things they do and the adventures that they have. And it also tells you stories about how people made money. So the story is being told by one of the frame narrators of the Kathasaritsagra. His name is Gunadhya. So Gunadhya said, "It is not a great accomplishment if a thrifty man acquires wealth. I have become prosperous despite having absolutely nothing to start with. My father died while my mother was pregnant, and my wicked uncles took all of my mother's wealth. And for the safety of the child in her womb, my mother went to live in the house of Kumaradatta, my father's friend. I, who was to be the instrument of her future maintenance, was born there, and my mother supported me by doing menial work. Though she was poor, she was deserving of charity, and she persuaded a teacher to instruct me in writing and mathematics. You are the son of a merchant, you must go into business. There is a very famous merchant called Vishakhela in the city, and he is very rich. He gives money to men from good families as business capital. Go and ask him to help you," said my mother. I went to see Vishakhela, and the moment I entered his house, I heard him say angrily to a merchant's son, "See that dead mouse on the floor? A clever man would be able to use even that as a means to increase his wealth."
I gave a stupid fellow like you so many dinars, and far from multiplying that money, you've not even been able to keep what you had. When I heard that, I said to Vishakila, I will take this mouse from you as a capital investment for my business. I then picked up the mouse, wrote him a receipt for it, and left. The merchant burst out laughing and put the receipt in his safe. I sold the mouse as cat food to another merchant for 2 handfuls of gram. I ground up the gram, and taking a pot of water, I went and stood under a shady tree at the crossroads outside the city. I offered the gram and the water humbly to a group of tired wood carriers. Each of them gratefully gave me 2 pieces of wood. Next, I took the wood to the market and sold it. I used a little part of the money from the sale to buy some more gram, and in the same way, the next day, I got some more wood from the carriers. I did this every day, and soon had enough capital to buy all of the wood carriers' wood for 3 days. Suddenly, there was a great shortage of wood because of some heavy rains, and I was able to sell my wood for a lot of money. Wow, Wait, I opened a shop with that money and became a merchant. I soon became a rich man through my own ability and acumen. I ordered a mouse of gold to be made and returned to Vishakila, who gave me his daughter in marriage. I am known in the world as Mouse because of my story.